From launching Chandrayaan mission to launching Aditya L1 mission, from exploring the far side of the moon to launching its first sun mission, ISRO and India's space tech sector has come a long way. So आज के वीडियो में हम लोग इंडिया के स्पेस सेक्टर के बारे में बात करेंगे एंड इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर को, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर में देखने को मिला है. सो आज के स्टोरी में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं. फर्स्टली हम लोग रिसेंट न्यूज डिस्कस करेंगे कि इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर को लेकर क्या बड़ी और पॉजिटिव एक खबर जो है वो क्या आई है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर का करंट स्टेटस क्या है, अभी करंटली कौन से रैंक पर आता है, क्या वैल्यूएशन है, क्या टारगेट्स हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे. उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी लाइमलाइट में आ रहा है इंडिया का स्पेस सेक्टर. तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उसके लिए लिए हैं वो डिस्कस करेंगे और चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि आगे अगर हमें मूव फॉरवर्ड करना है तो उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और वे फॉरवर्ड कि आगे फ्यूचर को अगर हम देखें तो क्या एक पोटेंशियल रह सकता है इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर का. सो स्टार्ट करते हैं रीसेंट न्यूज़ के साथ. रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर में फंडिंग जो है वो रिकॉर्ड फंडिंग दर्ज की गई है, फंडिंग बढ़ गई है. अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर में फंडिंग एक इंपॉर्टेंट इशू था. तो रिसेंटली क्या देखा गया है, रिसेंटली डेटा जो जारी किया गया है उसमें ये देखा गया है कि इंडिया का जो स्पेस टेक सेक्टर है, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो स्पेस टेक फंडिंग में जो फंडिंग देखी गई है वो रही है $126 मिलियन. यानी कि पिछले साल इतनी फंडिंग जो है स्पेस टेक स्टार्टअप्स में देखने को मिली है. सो बेसिकली जिन्हें स्पेस टेक समझ में नहीं आ रहा है, बेसिकली स्पेस टेक क्या हो जाएगा, किसी भी स्पेस एक्टिविटी के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वो स्पेस टेक हो जाएगा. और इसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं. तो ऐसे स्टार्टअप्स में फंडिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है. $126 मिलियन 2023 में देखने को मिली है. और अगर हम इसे 2022 से कंपेयर करें तो 2022 से जो है ना यहाँ पर 7% इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है. और अगर 2021 से इसे कंपेयर करें तो 2021 से देखो कितना बड़ा लीप है, 235% का लीप जो है वो देखने को मिला है. अगर 2021 से 2023 में देखें तो 235% फंडिंग में इंक्रीज देखने को मिला. 2022 से 23 में 7% इंक्रीज फंडिंग में देखने को मिला है. तो रिकॉर्ड फंडिंग यानी कि अभी तक की सबसे ज्यादा फंडिंग पिछले साल दर्ज की गई है. अगर अभी तक बात करें 2024 में, अगर हालांकि हम बात करते हैं तो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली $10.8 मिलियन की फंडिंग जो है इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर में देखने को मिली है. और इसमें से कई फेमस आपके स्टार्टअप्स हैं, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस है, इसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है, $99.8 मिलियन की फंडिंग मिली है. उसके बाद पिक्सेल है जिसे $71.7 मिलियन की फंडिंग मिली है. अग्निकुल है, $61.5 मिलियन की फंडिंग यहाँ पर इन सबको मिली है. तो ये कुछ टॉप 3 स्टार्टअप्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फंडिंग इस साल देखने को मिली है. अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें फंडिंग एक की इशू था. ऐसे में फंडिंग इंक्रीज हो रही है, फंडिंग लगातार बढ़ रही है. साथ साथ में इस साल जो है अभी रिसेंटली जब बजट पेश हुआ था, यूनियन बजट जब प्रेजेंट किया गया था, तो यूनियन बजट में जो है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 1000 करोड़ रुपीस जो है 1000 करोड़ रुपीस R&D के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, ताकि स्पेस सेक्टर में R&D हो सके, इसके लिए क्या है बजट में 1000 करोड़ रुपीस जो है वो क्या है एलोकेट किए हैं. सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बजट में भी फंडिंग इंक्रीज हुई है, बजट एलोकेशन भी यहाँ पर स्पेस सेक्टर को अच्छा खासा मिला है. और ओवरऑल अगर स्टार्टअप्स की, प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जाए तो उनको भी अच्छी खासी फंडिंग जो है वो देखने को मिली है. सो ये रीसेंट न्यूज़ है. हालांकि साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्टर में भी कोई यूनिकॉर्न्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि फंडिंग ही पहले तो एक बड़ा टास्क था. फंडिंग इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है कि यूनिकॉर्न्स भी हमें आगे देखने को मिले इस सेक्टर में. लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल देयर आर नो यूनिकॉर्न इन दिस सेक्टर. यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, बेसिकली वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है. ठीक है. सो रीसेंट न्यूज़ ये थी कि फंडिंग मिली है. अब आगे अगर मैं करंट स्टेटस पर आ जाऊं कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है करंटली इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर का, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का 2 से 3% हिस्सा रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है. 2 से 3% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हिस्सा जो है वो इंडिया रखता है. इसके अलावा
अलावा इंडिया जो है ना, एक इंडिया के स्पेस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। इसरो अपने मिशन तो लॉन्च करता ही है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास खुद का स्पेस स्टेशन नहीं है, अर्थ स्टेशन नहीं है, खुद से सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर सकते, तो इसरो क्या करता है, फॉरेन कंट्रीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है अपने स्पेस स्टेशन से। सो इसके जरिए भी रेवेन्यू अर्न करता है। तो यहाँ पर अगर हम 1999 से 2022 का डेटा देखें तो लगभग 381 फॉरेन सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च कर चुका है 34 कंट्रीज को, और यहाँ से भी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अर्न किया है। आगे भी जो है ना 2021 से 2023 तक इंडिया ने कई नेशंस के साथ, कुछ 6 से आपके 7 नेशंस है लगभग, जिनके साथ इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है, और लगभग उनकी जो वैल्यूएशन बनती है उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की, वो बनती है $141 मिलियन के आसपास बनती है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि इसरो जो है फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता है। इसके साथ साथ बात करें अगर प्राइवेट स्पेस कंपनीज की, अगर हम स्पेस टेक पर आएँ तो लगभग 400 जो है ना प्राइवेट स्पेस कंपनीज इंडिया में हो चुकी हैं, लगातार ही बढ़ रही हैं, और इस मामले में इंडिया जो है ग्लोबली 5th पोजीशन पर है। यानी कि स्पेस में अगर हम बात करें प्राइवेट स्पेस कंपनीज में तो इंडिया 5वें पोजीशन पर आता है, और अगर हम स्पेस एजेंसी की बात करते हैं तो इसरो 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी हो जाता है दुनिया का, राइट। और इसरो का आपको पता ही है कि रिसेंटली मिशन जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, आगे गगनयान मिशन भी लॉन्च होने वाला है। तो एक्सेप्शनल एक सक्सेस रेट इसरो का भी साथ साथ में देखने को मिला है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर इंडिया की बात करते हैं तो प्रेजेंटली अगर स्पेस सेक्टर की वैल्यूएशन पर मैं जाऊं तो $8 बिलियन से भी ज़्यादा की जो है ना अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूएशन बनती है स्पेस सेक्टर की। अब यहाँ पर इसको ध्यान से सुनना कि यहाँ पर 8 बिलियन से बढ़कर गवर्नमेंट का टारगेट है कि $47.3 बिलियन तक हम लोग आ सकें। कौन से साल तक? साल 2032 तक। बाय 2032 हमारा टारगेट है कि हम अपने स्पेस सेक्टर की वैल्यूएशन को प्राइवेट सब कुछ मिलाकर जो है $47.3 बिलियन तक पहुँचा दें, जो कि करेंटली $8 बिलियन से ज़्यादा का है। साथ साथ में ये जो 2 से 3% जो हम हिस्सा रखते हैं, इसे हम लोग 10% जो है वो कर सकें बाय 2030, ये भी हमारे टारगेट्स हैं। तो एक तो हम अपने आप को ग्लोबली भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, लोग हमें जाने हमारे स्पेस सेक्टर को, साथ साथ में हम लोग वैल्यूएशन भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ये करंट स्टेटस आ जाता है हमारे करंट स्पेस सेक्टर का। अब आगे बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर कि भाई गवर्नमेंट सरकार के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं ओवर द recent years, because recent years में जो है इसरो की ग्रोथ और स्पेस सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर इंडियन स्पेस पॉलिसी। अगर बात की जाए इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की, तो पिछले साल लाई गई थी। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे की फैक्टर है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं आपके, वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। ये एक यहाँ पर की फैक्टर था कि एक्टिविटी, स्पेस एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले क्या होता था कि इसरो के पास ये सारी जिम्मेदारी होती थी, सैटेलाइट लॉन्च करनी है, रॉकेट लॉन्च करना है, अर्थ स्टेशंस बनाने हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी इसरो पर थी। लेकिन अब इस पॉलिसी के ज़रिए एक जो बोलते हैं स्पेस टेक को लेकर अगर हम बोलें तो स्पेस टेक को एक बूम ये मिला है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब इक्वली जो है इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। चाहे रॉकेट लॉन्च करना हो, चाहे सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, चाहे अर्थ स्टेशंस बनाने हो, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया है। इसके साथ साथ FDI भी इस साल अप्रूव किया जा चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी स्पेस सेक्टर में अलाउ कर दिया गया है। अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर अलग अलग परसेंटेज में FDI अलाउड है। फिलहाल के लिए अगर बात करूँ तो मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहती है और अपना जो है सैटेलाइट सिस्टम बनाना चाहती है, तो 100% जो है ना इसमें FDI अलाउड है। और यहाँ पर बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के जो है ये FDI अलाउड है 100%। अगर हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट सिस्टम्स को इंस्टॉल करने की, तो FDI भी जो है स्पेस सेक्टर में इंक्रीज़ किया गया है इस साल ये अप्रूवल देखने को मिला है। इसके अलावा इन स्पेस की बात करते हैं तो इन स्पेस क्या है? इन स्पेस की अगर बात करें तो इन स्पेस हो जाता है आपका इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस की अगर बात की जाए तो इसे साल 2020 में जो है लॉन्च किया गया था। रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इसरो के लिए ही काम करेगी। इसका काम ये होता है कि कोई भी स्पेस एक्टिविटी जो है वो यही अलाउ करता है, इसी की परमिशन चाहिए होती है। और साथ साथ में
प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में जो है एक चैनल का काम करता है ना। प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच सिंडिकेशन का एक काम करेगा और क्या है, स्पेस एक्टिविटीज़ को अलाउ करने का काम इन स्पेस का है। इसे 2020 में जो है फॉर्म किया गया था ताकि बेहतर तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन बैठ सके। इसके अलावा बात करें तो NSIL आ जाता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसे साल 2019 में जो है लॉन्च किया गया था। ये इसरो की कमर्शियल आर्म है। NSIL की बात करें तो NSIL के खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कोई भी किसी भी तरह का जो है कंपोनेंट स्पेस, मान लो कोई रॉकेट बनाना है, कोई मिसाइल बनानी है, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना, मैन्युफैक्चर करना, उसको प्रोड्यूस करना, पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करना और साथ साथ में प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना, ये काम जो है वो NSIL का आ जाता है। यानी प्रोडक्शन का भी इसका काम होता है, साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोऑर्डिनेशन इसका चलता रहता है और ये इसरो के अंडर ही काम करता है। उसके बाद आ जाता है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करें तो इसे साल 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका बेसिकली काम ये है कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सके, ये देखने का काम जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का है, ताकि जो स्पेस सेक्टर बिजनेस है वो अच्छे से रन करता रहे, स्मूथली चलता रहे और इंडियन स्टार्टअप्स को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। तो ये बेसिकली ISPA का काम है। उसके बाद आ जाता है अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स की अगर बात करें तो ये जो है CBSE और नीति आयोग के बीच का एक कोलैबोरेशन है, साथ में इसमें इसरो भी शामिल है। तो ये इनके बीच का कोलैबोरेशन है। ये लॉन्च किया गया है ताकि जो यंग पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो STEM की तरफ या पर्टिकुलरली स्पेस सेक्टर की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस्ड रहें और इसके ज़रिए क्या है, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग इनिशिएटिव लाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स और यंग पीपल को मोटिवेट किया जाए कि आप लोग भी स्पेस सेक्टर में आके पार्टिसिपेट करो। सो ये कुछ रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं और जिसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स भी और बड़े हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हमें काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। अब साथ साथ में बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो ठीक है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, बिकॉज हमने देखा कि हम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। 8 बिलियन से हम लोग 47 बिलियन पर अप्रॉक्सीमेटली आना चाहते हैं। तो इसमें अनडाउटेडली कोई ना कोई चैलेंजेस तो होंगे ही। अगर चैलेंजेस की यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहला आ जाता है टेक्नोलॉजी गैप्स। टेक्नोलॉजी गैप्स कैसे भाई? सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें तो अभी हम सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो कि हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, है ना, जैसे कार्बन फाइबर हो गया या स्पेस क्वालिफाइड सोलर सेल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी गैप्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडिया अगर अपना स्पेस सेक्टर एक्सपैंड करना चाहता है तो उसमें एक सिग्निफिकेंट चैलेंज खड़ा कर सकता है, पोज कर सकता है। स्टार्टअप्स के लिए भी ये सिग्निफिकेंट चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो वर्कफोर्स शॉर्टेज भी देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? देखो, स्किल्ड टेक्नीशियंस, स्किल्ड इंजीनियर्स, स्किल्ड साइंटिस्ट्स की कमी जो है अभी इंडिया के स्पेस सेक्टर में देखने को मिलती है और इसके लिए जो है और एफर्ट्स लाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है कि और लोग जो है इंस्पायर हों स्टेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर वर्कफोर्स शॉर्टेज भी जो है देखने को मिलती है। भाई, स्केलिंग तो हम लोग करेंगे लेकिन क्वालिटी के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्वालिटी के साथ स्केल करना एक सिग्निफिकेंट चैलेंज आ जाता है इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए। सो वर्कफोर्स शॉर्टेज हम कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। उसके अलावा बात करें तो इंक्रीजिंग कमर्शियल कंपटीशन। देखो, कमर्शियली अगर स्पेस सेक्टर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे ब्लू ऑरिजिन हो गया, स्पेस एक्स हो गया, बहुत बड़े बड़े ये जो है ना प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि स्पेस सेक्टर में नजर आते हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बड़े प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। फिलहाल यूनिकॉर्न्स नहीं है, प्राइवेट बड़े बड़े प्लेयर्स अभी नहीं बने हैं, इमर्ज ज़रूर हो रहे हैं। तो ऐसे में जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं इंडिया में, उनके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बार सेट है, उनके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंपटीशन सेट है। तो अगर हम अपना स्पेस सेक्टर एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर प्राइवेट स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं तो उनको भी क्या है, इन बड़े बड़े प्लेयर्स से ऑलरेडी कम्पीट करना होगा। सो कमर्शियल कॉम्पिटिशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है स्पेस सेक्टर के लिए। इसके अलावा बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर देखें इंडिया का कैसा है, तो लिमिटेड हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्पेस सेंटर्स लिमिटेड हैं, अर्थ स्टेशंस लिमिटेड हैं। ऐसे में अगर हम प्राइवेट सेक्टर को स्केल कर रहे हैं और ज़्यादा स्टार्टअप्स बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमें नज़र आती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्च फैसिलिटीज़, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बहुत ही कम हो जाती हैं प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स के लिए। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंस्ट्रेंट्स, कमी जो है नज़र आती है। ये भी एक चैलेंज पोज कर सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि हमें स्पेस टेक सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि फ्यूचर की अगर हम बात करें कि क्या पोटेंशियल है, तो
ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक वाइब्रेंट पोटेंशियल नज़र आता है, क्योंकि अगर इस तरीके से स्केलिंग होती रही, फंडिंग इस तरीके से मिलती रही, तो ऑफकोर्स अनडाउटेडली एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर में, क्योंकि इस बार फंडिंग भी जो है रिकॉर्ड फंडिंग दर्ज की गई है, यानी लास्ट ईयर। साथ साथ में बजट में भी अच्छा एलोकेशन जो है R&D के लिए दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये एक बड़ा चैलेंज था, फंडिंग और बजट से रिलेटेड एक सिग्निफिकेंट चैलेंज आ जाता था कि स्पेस टेक में पैसे ही नहीं है तो उसकी स्केलिंग कैसे की जाएगी। तो ये जो है एक चीज़, अगर ये एक चैलेंज हटा है तो आगे एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरत है कि स्टेम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए, एनकरेज किया जाए कि वो स्टेम की तरफ आएँ, परस्यू करें, साइंस परस्यू करें, टेक्नोलॉजी परस्यू करें, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्पेस सेक्टर परस्यू करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स जो है, स्किल्ड लेबर इस तरफ आ सके। क्योंकि जितनी स्किल्ड लेबर हमारी स्पेस टेक सेक्टर में या स्पेस सेक्टर में आएगी, उतना ही इनोवेटिव हमारा स्पेस सेक्टर बनेगा, उतनी ही हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अपने सेक्टर में लेकर आ सकेंगे और अपने टेक्नोलॉजिकल गैप्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को उतना ही रिड्यूस कर सकेंगे। यहाँ पर अगर इसके साथ साथ बात करें तो जॉब्स भी हमें और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जो है और ज़्यादा देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ इंडिजिनाइजेशन भी हमें देखने को मिलेगा। इंडिजिनाइजेशन आएगा, जैसे पहले मैंने बात की कि अगर इस तरीके की स्केलिंग होती है और स्किल्ड वर्कफोर्स हमें हमारे स्पेस टेक सेक्टर में देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस करेंगे तो इंडिजिनाइजेशन अनडाउटेडली आएगा, हम लोग सेल्फ लाइन बन सकते हैं, हम अपना इंपोर्ट जो है वो कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया जो है अपने आप को ग्लोबल लीडर प्लेस करने में और एक कदम ऊपर जा सकता है। अपने प्राइवेट स्टार्टअप्स के ज़रिए ग्लोबल लीडर अनडाउटेडली बन सकता है अगर प्रॉपरली प्राइवेट कंपनीज़ को स्केल अप किया जाए। तो ओवरऑल अगर इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर को देखें तो एक अच्छी स्पीड से फिलहाल जा रहा है, आगे भी एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है। फंडिंग जो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज था वो हमने देखा कि पिछले साल रिकॉर्ड फंडिंग दर्ज की गई है, हालांकि और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिलियन से जो है स्पेस टेक सेक्टर बूम हो जाएगा, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी फंडिंग जो है पिछले साल देखने को मिली है और आगे और फंडिंग अगर इंक्रीज होती है तो स्केलिंग करने में और आसानी हो जाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा इंडिया का स्पेस टेक सेक्टर कैसा है, फिलहाल इकोसिस्टम कैसा है, आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो आपके ओपिनियन में इंडिया का स्पेस टेक सेक्टर कैसा है, आगे चल के कैसा परफॉर्म कर सकता है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.